Hello student, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 11th केमिस्ट्री करने जा रहे हैं और केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है बच्चों। इससे पहले वाले भाग में हमने क्या किया था, हम जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी समझ चुके हैं और हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो सबसे पहला मॉडल प्रपोज हुआ था जे थॉमसन के द्वारा, उसको हमने समझा कि किस तरीके से मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया। आज उसी से आगे बढ़ते हुए हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में समझना है, किस तरीके से जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। ठीक है बच्चों, वो हमें समझना है और हमें देखना है कि कैसे मॉडल हमारे सामने आया। तो चलते स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखो, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्चुअल में था क्या, है ना, क्या क्या था, क्या क्या रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया, आज हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हुआ क्या कि रदरफोर्ड जो थे वो काफी रिच साइंटिस्ट थे, है ना। इनकी क्या थी, अपनी एक बहुत बड़ी लैब हुआ करती थी। इनकी काफी क्या थी, काफी बड़ी इनकी लैब थी। ठीक है ना, इनकी काफी बड़ी लैब थी। तो इनके इनके साथ जो साइंटिस्ट थे, जो इनके साथ जो इनके जूनियर्स थे, इन्होंने उस टाइम क्या हो रहा था, ये रेडियो एक्टिविटी के बारे में, है ना, चीजों के बारे में डिस्कवर कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने साइंटिस्ट को बोला कि इस तरीके से चीजें करो। तो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने और उनके विद्यार्थियों ने, है ना, जनरली उनके जो जूनियर थे, विद्यार्थी थे, क्योंकि काफी पैसा हुआ करता था। और इस एक्सपेरिमेंट में ये जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, क्या किया था इन्होंने, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में इन्होंने किया था। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने। ठीक, तो इसमें काफी खर्चा हुआ करता था उस जमाने में। ठीक है ना, उस जमाने में काफी खर्चा हुआ करता था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन इनकी काफी अच्छी लैब थी। तो इनके और इनके विद्यार्थियों ने, ठीक है ना, एक बहुत पतली सोने की पन्नी पर, यानी गोल्ड फाइल पर क्या किया, अल्फा कणों की बौछार की, है ना। तो रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा करण यानी अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इन्होंने इस तरीके से किया। इन्होंने सोने की पतली पन्नी ली, कम से कम 100 nm मोटाई वाली, और सोने की पतली पन्नी की, और क्या किया, और लक्ष्य करके रेडियो एक्टिव स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को भेजा। और इस पतली के जो सोने की पतली पन्नी को घेरते हुए इन्होंने क्या किया, पीछे से एक वृत्ताकार शेप में क्या की, एक जिंक सल्फाइड की एक बड़ी सी स्क्रीन रख दी। ठीक है ना, कि कोई जब भी अल्फा कण उस स्क्रीन से टकराता था तो उसमें फ्लैश उत्पन्न होती थी, है ना, लाइट चमकती थी, जिससे कुछ अंदाजा लगाया जाता था। तो इन्होंने इस तरीके से क्या किया, इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से अपना जो परमाणु मॉडल था, ठीक है ना, इस तरीके से सेटअप किया। ये आपके पास है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ये जो आपको ग्रीन कलर की ऐसे वृत्ताकार शेप में इन्होंने पीछे से गोल्ड फॉइल लगा रखी है। यहाँ से ये है अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करा रही है, अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। ये आपके पास गोल्ड फॉइल है, इस तरीके से गोल्ड फॉइल है, बहुत पतली गोल्ड फॉइल होती है ना, पतली गोल्ड। जब बोला गया कि जो एटम है, एटम क्या है, पदार्थ का सबसे छोटा कण है, और कण, उस कण में भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी हर चीज में क्या एटम है। तो यानी गोल्ड फॉइल में भी एटम होगा। अगर यहाँ से कुछ साबित होता है तो यानी एटम पे ही डिस्कवरी हो रही है ना। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस तरीके से इन्होंने क्या की, अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, है ना। अल्फा पार्टिकल इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे अपने फिगर में, इस तरीके से इनका क्या था, सेटअप था, है ना। इस तरीके से आपके पास वृत्ताकार में आपके पास फॉइल वो हो गई,
फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इधर से अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग हो रही है और पीछे इस तरह से फॉयल लगी हुई, आगे गोल्ड की फॉयल लगी हुई है। तो इन्होंने सोचा कि जो जब अल्फा पार्टिकल की मैं बॉम्बार्डमेंट कराऊंगा, है ना, तो होगा क्या कि थॉमसन के जो परमाणु मॉडल के अनुसार पत्ती में क्या होते हैं, सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर एक समान रूप से बटा हुआ आना चाहिए। यानी जो एटम है वो थॉमसन ने बोला था इज अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब जब अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होंगे, है ना, अल्फा पार्टिकल भी तो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अल्फा कणों में भी ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि जो वह द्रव्यमान के एक समान वितरण को भी सीधे पार कर जाएंगे, है ना। अल्फा पार्टिकल, उन्होंने सोचा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे गोल्ड फाइल को टकरा के चले जाएंगे, या उनकी गति धीमी हो जाएगी या उनकी दिशा बदल जाएगी। लेकिन उन्हें क्या देखने को मिला, है ना, उन्होंने कुछ अवलोकन किया, यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन की इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, है ना। या आपने कक्षा 9 में भी अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का नाभिक परमाणु मॉडल पढ़ा है, तो उसको कंसिडर करते हुए आपको मेरे ख्याल से और अच्छे से चीजें समझ में आनी चाहिए होंगी। तो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में है क्या, अल्फा पार्टिकल आपका एक हीलियम का जो एटम होता है उस जैसा होता है, जिसका जो मास है और जो उसके ऊपर चार्ज है वो उतना ही होता है ना। तो ये अल्फा पार्टिकल उस तरीके से, अल्फा पार्टिकल एक आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो कुछ अवलोकन किए उन्होंने, है ना, अवलोकन किए कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से विक्षेपित हुए बिना निकल गए। जो अधिकांश यानी 99.9%, 99.9% जो अल्फा कण थे वो सोने की पत्ती से विक्षेपित हुए बिना ही निकल गए। यानी आप पीछे फिगर में देख पा रहे होंगे, ट्रांसमिटेड बीम लिटिल और नो डिफ्लेक्शन। जो ए वाला देखें आप, ये वाला ए वाला जो पार्ट है, ये ए वाला, इसमें आपने देखा यहाँ से गोल्ड फॉइल, ये अल्फा पार्टिकल आए, इस गोल्ड फॉइल से टकरा के सीधा चले गए। 99.9% कोई भी डिफ्लेक्शन हुआ, ये बहुत कम डिफ्लेक्शन हुआ। तो अधिकांश हुआ क्या, अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से विक्षेपित हुए बिना ही निकल गए। बहुत कम अल्फा कण छोटे कणों से विक्षेपित हुए। बहुत ऐसे कम अल्फा कण थे जो स्मॉल एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हुए। स्मॉल एंगल बनाते हुए क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे जो ये बी वाली जो पीछे स्क्रीन लगा रखी है, इसमें क्या हुआ, पार्टिकल आए, अल्फा पार्टिकल आए और स्मॉल एंगल बना के वो डिफ्लेक्ट हो गए। देख पा रहे होंगे आप, स्कैटर्ड बीम, स्मॉल डिफ्लेक्शन, बहुत कम डिफ्लेक्शन हुआ, गए और कम डिफ्लेक्शन से चले गए। आप इस वाले फिगर में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ए वाले में आप देख पा रहे हैं कि जैसे एटम आए सीधा बिना डिफ्लेक्ट होकर चले गए। इधर बी वाले में देख रहे होंगे आप, ये अल्फा पार्टिकल आए और यहाँ पे स्मॉल एंगल बनाते हुए बी की तरफ चले गए। अब हुआ क्या, तीसरी बात, बहुत ही थोड़े थे, यानी 2000 में से एक क्या हुए, पीछे की ओर लौटे। मतलब जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। कैसे, 180 डिग्री का कोण बना के, जैसे ऐसे गए और ऐसे ही ये क्या आ गए, वापस आ गए 180 डिग्री का कोण बनाते हुए। इस तरीके से आप देखो, ये वाला है आपके पास जो ये है सी वाला, स्कैटर्ड बीम, लार्जर डिफ्लेक्शन, है ना। कुछ ऐसे हुए जिन्होंने क्या किया, लार्ज डिफ्लेक्शन की, है ना। आप सी वाले में देख पा रहे होंगे जिन्होंने क्या की, लार्ज डिफ्लेक्शन की, गए और लार्ज डिफ्लेक्शन से सी की तरफ चले गए, है ना, सी की तरफ। ये वाला आप देख पा रहे होंगे, ये गए और लार्ज डिफ्लेक्शन से चले गए। और कुछ ऐसे थे जैसे गए थे वैसे ही 180 डिग्री का एंगल बनाते वापस आ गए, जैसे ये वाले आप देख पा रहे होंगे, ये गए और ऐसे ही क्या आ गए, वापस आ गए, है ना। ऐसे क्या हुए, ये क्या हो गए, ऐसे इसी तरीके से क्या हो गए, ये वापस आ गए, ठीक है ना। तो कुछ मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे गए थे वैसे ही क्या हो गए, वापस आ गए। बहुत ही कम थे, यानी 2000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल कण था जो सीधा गया और सीधा ही वापस आ गया, 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ गया। तो इन सब बातों से जब इन्होंने अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल क्या किया, प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने क्या किया, अपना मॉडल
प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान क्या है? रिक्त है ना? अधिकांश क्या है? रिक्त है। रिक्त का मतलब कैसे? क्योंकि 99% क्या हुए थे? 99% सीधा चले गए थे। 99% क्या कर थे? बिना डिफ्लेक्ट होके सीधा चले गए थे। अगर थॉमसन के अनुसार अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो क्या होता? उससे अट्रैक्ट करते या उसको पार कर जाते। ऐसा नहीं हुआ। 99% क्या हो गए? सीधा चले गए। यानी अधिकांश भाग क्या है? रिक्त है ना? क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं। कुछ ही आपके धनावेशित अल्फा कण थे जो विक्षेपित हुए। कुछ ऐसे थे जो क्या हुए? डिफ्लेक्ट हो पाए, है ना? यानी उनमें डिफ्लेक्ट हो पाए। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो थॉमसन के विचार के विपरीत परमाणु के अंदर धनावेश समान रूप से बटा हुआ नहीं है। वो एक छोटे से पार्ट में है। यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो छोटे से पार्ट में ही है, ज्यादा नहीं है वो। ठीक है ना? और क्या बोला रदरफोर्ड ने? क्या गणना की कि जो नाभिका का जो इन्होंने नाभिक बताया, नाभिक के बारे में बात करते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने परमाणु मॉडल के अनुसार अपनी कुछ बातें बोली कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? आपका खाली है ना? जो एटम है, एटम इज अ स्पेयर। और जो आपके पास जो एटम है वो क्या है? खाली है। ज्यादातर भाग परमाणु का खाली है। परमाणु का धन आवेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक ही अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, यानी न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा? परमाणु का धन आवेश और अधिकांश द्रव्यमान एक छोटी सी जगह में केंद्रित होता है। एटम के अंदर परमाणु का जो पॉजिटिव पार्ट है और जो अधिकांश उसका जो द्रव्यमान है वो एक छोटे से पार्ट में केंद्रित है, जिन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया, यानी न्यूक्लियस नाम दिया उसको। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया, नाभिक नाम दिया। बोला तीसरी बात, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पाथ पर, जिन्हें कक्ष कहा जाता है यानी ऑर्बिट कहा जाता है, उस पे क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। किस पाथ पे घूम रहे हैं? वो एक पाथ बना हुआ है जिन्होंने क्या बोला? जिन्होंने कक्ष नाम दिया, ऑर्बिट नाम दिया। जैसे कि इन्होंने इसको सौरमंडल के से कंपेयर किया कि बीच में सन को इन्होंने नाभिक माना, न्यूक्लियस माना, और उसके चारों तरफ जो प्लैनेट हैं, जो ग्रह हैं, वो इलेक्ट्रॉन की तरह क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। अगली बात क्या बोली? नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार से बहुत ही छोटा होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार से काफी छोटा था। देखा गया जो एटम है आपके पास, जो पूरा एटम है, उसकी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर थी। लेकिन जो न्यूक्लियस था, नाभिक, जो आपके पास न्यूक्लियस था, नाभिक, उसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी? 10⁻⁻15 मीटर। देखिए माइनस में और कम चले गई, है ना? यानी एटम के आकार से नाभिक का आकार क्या है? बहुत छोटा है। यानी एटम के कंपेयर में नाभिक क्या होना चाहिए? बहुत ही छोटा होना चाहिए। तभी तो ऊपर की बात बोली कि परमाणु का जो धनावेश है, अधिकांश द्रव्यमान, वो एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित हो रखा है। फिर बोला प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनके बीच दोनों बराबर, लेकिन उनके बीच में क्या चार्ज का होता है? एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो इस प्रकार से थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल क्या किया था? थॉमसन ने इस प्रकार से अपना परमाणु मॉडल दर्शाया था। ठीक है ना? इस प्रकार से क्या हुआ था? थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल बताया था। तो इस तरीके से देख पाओ कि इस तरीके से आपके पास एटम होता है, बीच में इतने छोटे से पार्ट में क्या है? न्यूक्लियस है। एटम क्या है? एक स्फीयर की जैसा होता है। थॉमसन से ये बात रदरफोर्ड ने उठाई, और बीच में हल्का सा एक न्यूक्लियस होता है, छोटे से पार्ट में नाभिक कहते हैं जिसको। इसी में पॉजिटिव पार्ट क्या है? केंद्रित है। देखिए तभी तो जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ये अल्फा पार्टिकल गया और जब जो कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव पार्ट है,
तो अल्फा पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, ये भी आपके पॉजिटिवली पार्टिकल्स होते हैं, कणों से मिलकर बने हुए। तो ये जब पॉजिटिव से टकराएंगे तो रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन कब होता है, जब दो अपोजिट चार्ज मिलते हैं, जब सेम चार्ज मिलेंगे तो रिपल्शन होगा। इसमें भी क्या होता है, रिपल्शन होता है, ये गए और पॉजिटिव पास से टकरा के वापस आ गए। ऐसे के क्या हुए थे 2000 में से, मैंने बताया था 2000 में से एक, बहुत ही कम, 2000 में से एक पार्टिकल के साथ ऐसा हुआ। तो इस तरीके से ऐसा हुआ, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। बाकी आप देख पा रहे हैं कि अधिकांश सीधा निकल गए, यानी जो एटम का अधिकांश भाग है वो क्या खाली है, सीधा निकल गए। कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। ये इन्होंने इस तरीके से एटम के बारे में दर्शाया था, एटम के बारे में बताया था कि इस तरीके से रदरफोर्ड ने अपना क्या किया, अपना एटॉमिक मॉडल सबके सामने दिया। ठीक है ना, अपना एटॉमिक मॉडल सबके सामने दिया। इतनी बात रदरफोर्ड बता चुके थे, ठीक है ना। लेकिन इस मॉडल में क्या थी, कुछ कमियां भी थी, कुछ दोष भी थे। क्या क्या दोष थे इसके हम देखते हैं, समझते हैं। पहला बात, रदरफोर्ड ने क्या कही कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता मीन्स कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, है ना, स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी की बात नहीं करता, सॉरी एटम की स्टेबिलिटी की बात रदरफोर्ड का मॉडल बिल्कुल नहीं करता। स्टेबिलिटी की बात क्यों नहीं करता, उन्होंने बोला कि इस प्रकार से आपके पास एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, बोला इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार, मैक्सवेल की जो थ्योरी थी उसके अनुसार कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है तो एक्सेलरेटेड होता है, त्वरित होता है, उसके पास एक्सेलरेशन होता है। देखिए कांस्टेंट घूम रहा है फिर भी इसके पास एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये अपनी क्या कर रहा है, बार बार जो क्या बोलता है, जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर रहा है। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का समय के साथ क्या करना, बदलना। तो कोई भी त्वरित, कोई भी चार्ज बॉडी जब मोशन में होती है उसका एक्सेलरेशन होता है और वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करती है। जब वो अपनी एनर्जी लूज करेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, जिस पाथ में घूम रहे हैं, और न्यूक्लियस, वो मिल जाने चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन फाइनली न्यूक्लियस पे आके टकराने चाहिए थे। किस स्पीड से, 10⁻⁸ सेकेंड के स्पीड से क्या होने चाहिए थे, ये टकराने चाहिए थे। 10 की पावर मतलब इनको नाभिक के पहुंचने में इतना समय लगेगा, 10⁻⁸ सेकंड में इलेक्ट्रॉन नाभिक में पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, एटम में ऐसा नहीं होता ना, एटम में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैक्सवेल की थ्योरी भी सही है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होगा, रोटेट करते रहेगा, तो वो क्या करेगा, इस तरीके से अपना चार्ज खोएगा और खोने के बाद फाइनली इवेंचुअली इस पे गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इस बात को रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। अगली बात, परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन इनके मॉडल ने नहीं किया कि वो जो इलेक्ट्रॉन की जो संरचना है वो किस प्रकार से है, जो इलेक्ट्रॉन की संरचना है न्यूक्लियस के अराउंड वो किस प्रकार से है, ठीक है ना। अर्थात इससे यह भी नहीं पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर प्रकार किस प्रकार से विद्यमान है, यानी इनकी ऊर्जा क्या है, इनकी ऊर्जा क्या है, किस प्रकार से विद्यमान है, ये भी रदरफोर्ड नहीं बता पाए, ठीक है ना। तो ये दो चीजें रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। पहली चीज क्या नहीं बता पाए, दे डज नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने कुछ भी साबित नहीं किया, ठीक है ना। स्टेबिलिटी, भाई एटम एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, न्यूट्रल तो है। लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्यों अपनी स्पीड खोते हुए नहीं गिर पा रहे, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी भी सही थी, वो थ्योरी गलत नहीं है।
उन्होंने बेसिकली नीचे गिरना था, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन ने गिरना था और बेसिकली एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में ये रदरफोर्ड नहीं बताया। तो ये इस मॉडल के दोस्त है, लेकिन काफी हद तक इन्होंने एटम के बारे में बताया, जो कि थॉमसन से और आगे मॉडल को लेके गए। इसके बाद और साइंटिस्ट आए आपके बोर, जिन्होंने एक्चुअल में एटम का मॉडल बताया था और आगे चलते हुए ये एक्चुअल में आप और क्या क्या इसमें जो खामी थी रदरफोर्ड के मॉडल में, है ना, वो भी इन्होंने साबित करी। तो इस तरीके से आज आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में समझा, है ना, जो कि उन्होंने थॉमसन का जो मॉडल प्रपोज हुआ था उससे उन्होंने कुछ बातें उससे सीखी और उसको हमारे सामने एक नया मॉडल लेके आए। जो भी खामियां थी थॉमसन के मॉडल में उसको पूरी की। पर हमने लास्ट में दोष भी पढ़े रदरफोर्ड मॉडल के, कि कुछ दोष थे जो वो साबित नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा था, है ना। तो यहीं पे इतना ही इसको आज कंक्लूड करते हैं बच्चों। आपको सभी को मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।